हेलो दोस्तों, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और लास्ट क्लास तक हम देख चुके हैं कूलाम के नियम से गाउस का नियम की व्युत्पत्ति, गाउस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, इसी के साथ अनंत आवेशित रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका दूसरा नाम ये मैं भी बोल सकता हूं कि किसी समरूप आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप ध्यान रखिए। आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा एक तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी के बाद जैसे नेक्स्ट रहेगा चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो अचालक होता है उसमें जब आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी जो पृष्ठ होता है यानी कि आंतरिक भाग है उस पर वितरित हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आवेश का वितरण पढ़ा था कि आवेश का वितरण होता है सतत आवेश वितरण। तो उसमें हमने देखा था कि यदि आवेश का वितरण यदि पृष्ठ पे हो तो उसमें हम काम लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैंने उस लेक्चर में बताया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की हेल्प से हम विद्युत क्षेत्र इत्यादि की गणना आगे के लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई अचालक परत है और जैसा कि मेरा टाइटल है अपरिमित, यानी कि अपरिमित समरूप आवेशित परत है, यानी कि इसको मैं ऐसे डैश डैश से व्यक्त कर सकता हूं। और उसका मैंने कुछ भाग ले लिया है, जैसे इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी डी। दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप कि जैसे अचालक परत है तो इसमें जो आवेश होगा वो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, और जो चालक परत होगा उसमें उसकी सतह पे चारों ओर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत आसान है, बस आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि चालक परत और अचालक परत में कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है। थोड़ा सा डायग्राम का ध्यान रखिए कि इसमें जो आवेश होगा ये अंदर की तरफ शो करेंगे और जो चालक परत होगी उसमें हम बाहर की तरफ शो करेंगे। क्योंकि अपरिमित आवेशित अचालक परत है इसलिए मैंने उसका कुछ भाग ले लिया है ए बी सी डी। अब मैं क्या करता हूं कि इसको दो सममित अल्पांशों में बांट लेता हूं। और इसको दे देता हूं भाग ए, इसको A2, और इसका जो केंद्र बिंदु है O, इससे R दूरी पर एक बिंदु लेता हूं मैं P। ये R दूरी पर स्थित है कोई बिंदु मेरा P और ये डिस्टेंस है R। तो दोस्तों, मेरे को इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इस A1 को इस P से मिला देता हूं, इस A2 को भी इस P से मिला देता हूं। तो दोस्तों, ये जो अल्पांश लिया मैंने A1, यानी कि इस परत को मैंने दो सममित अल्पांशों में डिवाइड किया A1 और A2 में। तो A1 है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो DE1 होगा, क्योंकि
ये एक अल्पांश है तो इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अल्प होगा। ऐसे ही जो अल्पांश A2 है इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा DE2। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ हो जाएगी, AP दिशा में, यानी कि इस दिशा में है। ऐसे ही A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में हो जाएगी, यानी कि A2P दिशा में। और ये इस बिंदु के साथ कोण बना रहे हैं थीटा, और ये एंगल भी सेम होगा थीटा, और ये भी थीटा। अब दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बिंदु P को घटकों में वियोजित कर लेता हूँ। तो मैं इसके लंबवत घटक ले लेता हूँ। चूंकि DE2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है तो DE2 इस तरफ घटक आएगा, और लंबवत घटक होता है साइन थीटा, तो DE2 साइन थीटा, और नीचे घटक हो जाएगा DE1 साइन थीटा, लिख सकते हैं। अब हम क्षैतिज घटक लिख लेते हैं। क्षैतिज घटक कोस थीटा होता है, DE1 नीचे की तरफ है तो DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा। तो दोस्तों ये घटक हो गए। आगे मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो बिंदु P है इस पर विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए जो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो अचालक परत है इसके केंद्र बिंदु O से लंबवत दूरी यानी कि OP दिशा में इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसकी गणना के लिए मैं एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करता हूं, यानी कि ये जो अचालक परत है इसके दोनों तरफ एक गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं। तो मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। इसी डायग्राम में बनाऊंगा मैं तो कंफ्यूजन होगा, मेरे को बनाना है कि इसके तरफ बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं। जैसे ये R त्रिज्या है तो R डिस्टेंस इधर और R डिस्टेंस इधर, यानी कि 2R लेंथ का एक मैं गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं कर रहा हूं यहाँ, चूँकि अचालक परत है तो मैं ये अचालक परत वापस बना लेता हूँ। आवेश इसमें है मेरा, अंदर की तरफ कुछ दिखा देता हूँ ये। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी अचालक परत होती है जब उसमें आवेश दिया जाता है तो वो एक स्थान पे ही रहता है, जबकि चालक परत में जब आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सतह पे वितरित हो जाता है। तो इसको मैं इसके दोनों तरफ मैं एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं। तो दोस्तों इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इस भाग को मैं मान लेता हूं ये वृत्ताकार भाग है S1, और इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर ये हो जाएगी इसी दिशा में, यानी E वेक्टर जो S1 पृष्ठ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूँ E1, और इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा DS1। ऐसे ही इसको मैं मान लेता हूँ S2 भाग, यानी कि जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ था उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो दूसरा भाग है S2। इधर अल्पांश ले लेता हूँ DS2 और क्षेत्रफल
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और चूंकि ये सब सदिश है तो वेक्टर का निशान लगा लेते हैं इनके। तो दोस्तों एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। जो बचा हुआ वक्र पृष्ठ भाग है उसको मैं मान लेता हूँ S3, ये भाग है S3। इस भाग में जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश है दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि ये जो E होगा इस दिशा में होगा और ds वेक्टर इस दिशा में होगा। इनको दोस्तों हम लिखना चाहें तो ds1, ds2 और ds3 से लिख सकते हैं, और अगर सिंप्लिसिटी के लिए रखें तो इसको केवल हम ds1 ds से भी व्यक्त कर सकते हैं। और हम चाहें तो विद्युत क्षेत्र है इसको E1, E2, E3 से लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपली ले सकते हैं E से। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना की। जैसे ये सेंटर था और इससे r दूरी इधर और r दूरी इधर, यानी बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना की। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करने पर तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ वृत्ताकार भाग S1, वृत्ताकार भाग S2। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी, दोनों डायग्राम बनाने होंगे, और मैं यहाँ शॉर्टकट मैं थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन भाषा आपको पूरी लिखनी होगी। वृत्ताकार भाग S1, ऐसे ही दूसरा भाग वृत्ताकार भाग S2, और थर्ड को बेलनाकार का जो वक्र पृष्ठ है यानी कि वक्राकार भाग S3। तो दोस्तों हम निकालेंगे इन तीनों भागों के कारण, यानी कि इस जो गाउसीय पृष्ठ है इससे निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा। तो दोस्तों इन तीनों भागों से जो निर्गत फ्लक्स होगा उन तीनों का मैं योग कर दूं तो मेरे पास कुल फ्लक्स आ जाता है। तो मैं निकाल रहा हूं संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के कारण निर्गत फ्लक्स, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों कि फाई कुल हो जाएगा, जो फाई का मान इस वृत्ताकार भाग से आएगा, जो फाई का मान इससे आएगा और जो फाई का मान इससे आएगा, यानी कि फाई S1 फाई S2 प्लस फाई S3। या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फाई बराबर होता है E वेक्टर इंटू ds और उसका समाकलन। तो आगे मैं लिख सकता हूँ कि फाई बराबर समाकलन E वेक्टर इंटू ds वेक्टर S1 प्लस समाकलन E वेक्टर इंटू ds वेक्टर प्लस समाकलन S3 E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। तो दोस्तों मैंने देखा था जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ था उसमें S1 और S2 वृत्ताकार भाग हैं, तो इन दोनों के लिए क्या होगा कि फर्स्ट मैं ये ले रहा हूँ, चूँकि वृत्ताकार भाग S1 में क्या था कि जो विद्युत क्षेत्र सदिश है और
क्षेत्रफल सदिश है, दोनों क्या हैं, समांतर हैं। समांतर हैं तो इनके बीच थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री। और EDS वेक्टर है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EDS cos थीटा, क्योंकि दोनों सदिश हैं, सदिश का डॉट प्रोडक्ट है यानी cos थीटा। तो EDS cos थीटा। और हमने देखा भी था जो क्षेत्रफल के क्षैतिज घटक था वो क्या था, cos थीटा। तो उसी को हम जैसे यहाँ काम में ले रहे हैं, EDS cos थीटा। तो थीटा का मान 0 तो cos 0 का मान 1 यानी कि EDS। तो ये EDS आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों S2 के लिए, S2 इस साइड वाला भाग था, वो भी क्या था, वृत्ताकार भाग था, तो उसमें भी सेम कंडीशन होगी और ये क्या आ जाएगा, EDS। लेकिन जो तीसरा भाग था उसमें क्या था, चूंकि जो वक्राकार भाग था मेरा S3 में क्या होगा कि जो क्षेत्रफल सदिश इस तरफ और विद्युत क्षेत्र था इस तरफ, यानी कि ये मेरा बेलनाकार जो भाग था, ये मेरी ऐसे आयताकार परत थी, प्लस 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 प्लस। तो ये वाला भाग मेरा क्या था, S3, ये S1 था, ये S2 था सॉरी। यानी कि यहाँ था मेरे E वेक्टर इस तरफ था और DS वेक्टर इस तरफ था। यानी कि जो S3 भाग था उसमें E वेक्टर परपेंडिकुलर DS वेक्टर, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री और cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0। तो यानी कि EDS cos 90 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि फाई बराबर, यहाँ से क्या आया ये EDS, और इसको मैं समाकलन लिख लेता हूँ DS। क्यों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र है इसके प्रत्येक भाग में एक समान है। ऐसे ही जो ये S2 भाग, इसमें विद्युत क्षेत्र प्रत्येक भाग में क्या है, एक समान है। इसलिए E को मैं बाहर ले लेता हूँ और समाकलन DS का, ऐसे ही E समाकलन S2 DS वेक्टर। तो दोस्तों ये 0 प्लस 0। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ इसको, फाई बराबर DS का समाकलन क्या आ जाएगा, इंटू S प्लस E इंटू S। तो दोस्तों यहाँ से आ जाता है फाई बराबर 2ES। अब दोस्तों यहाँ मैं चाहूँ तो यहाँ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान निकाल सकता हूँ। S का मान रख के, S क्या है, बेलनाकार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। लेकिन मेरे को इसमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ इसको। फाई का मान आ जाता है मेरे पास E बराबर 2E इंटू S। इसको मैं समीकरण 1 दे लेता हूँ। चूँकि मेरे पास यहाँ फ्लक्स आ चुका है फाई बराबर 2 इंटू S, और गाउस के नियम से फ्लक्स क्या आता है, गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर होता है, गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर होता है गाउस के नियम से फ्लक्स होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि फाई बराबर 2 इंटू एस है, और यहाँ से फाई बराबर होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ 2A इंटू एस अपॉन में, सॉरी अपॉन में इधर कुछ भी नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ से Q क्या है, ये जो अचालक परत है उसमें परिबद्ध कुल आवेश है। तो इसमें जो परिबद्ध आवेश है वो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में है। तो यानी कि Q को पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। तो Q को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू A, यानी A क्षेत्रफल। चूँकि क्षेत्रफल के लिए मैंने यहाँ S लिया है तो मैं यहाँ भी S ले लेता हूँ। सिग्मा बराबर Q अपॉन में S।
यानी कि यहाँ से Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो यहाँ लिख लेता हूँ सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E/s। दोस्तों एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो समरूप आवेशित चालक परत है, अचालक परत है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र आ जाता है E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। और दोस्तों एन कैप क्या होगा? तल के अभिलंबवत एकांक सदिश, तल के अभिलंबवत एकांक सदिश। तो दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसी भी तरह से आवेश पे निर्भर नहीं कर रही है। ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा उसके समानुपाती है, यानी कि इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं कि अनंत आवेशित अचालक परत की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता का ग्राफ खींचिए तो आप E और सिग्मा के मध्य ग्राफ खींच सकते हैं। चूँकि E समानुपाती है सिग्मा के, तो यहाँ से कैसा ग्राफ आएगा? ये आप समानुपाती का ग्राफ खींच सकते हैं, यानी कि E और इधर सिग्मा, ये समानुपाती का ग्राफ। ये है समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन का ग्राफ। इसी तरह देख सकते हैं दोस्तों कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ किसी भी तरीके से दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। तो आपसे ये कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ क्या होगा, यानी कि दूरी के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि E और ये R। तो ये नियत का ग्राफ, यानी कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा ये वाला ग्राफ। तो दोस्तों ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन का ग्राफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण। तो दोस्तों इजी है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो चालक परत होती है और अचालक परत या जो चालक पट्टी का, उसमें अंतर क्या होता है वो देखिएगा आप कि समरूप आवेशित चालक परत बोल दूं या पट्टिका बोल दूं, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों वैसा अचालक परत में किया सेम वैसा ही प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो जो चालक परत है और अचालक परत में क्या डिफरेंस है कि जब चालक परत को आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पे फैल जाता है, जबकि अचालक परत को आवेश दिया जाता है तो जहाँ दिया जाता है वहीं पे वो एकत्रित हो जाता है। यानी कि जैसे अभी हमने अचालक परत के लिए देखा था तो उसमें जो आवेश था वो उसके अंदर वितरित था, और जो चालक परत होगी उसमें जो आवेश है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि कोई अचालक परत है, वही उसका हम छोटा सा भाग लेंगे जैसे हमने अचालक परत में लिया था कि ये भाग ले लिया है मैंने चालक परत का, वही अपरिमित है ऐसे डैश डैश करके, और उसका कुछ भाग ले लिया मैंने ABCD है, और ये क्या है
चालक परत है यानी कि तो आवेश होगा ये यहाँ बाहर वितरित होगा। तो दोस्तों ये डायग्राम को ध्यान में रखिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सेम वैसा ही हम क्या करते हैं, इसको दो सममित अल्पांशों में डिवाइड करते हैं। एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ और इसको नाम A1, इसको A2। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है मेरा बिंदु P और A1 को मैं इससे मिला देता हूँ और A2 को मैं इससे मिला देता हूँ। तो ये जो दोनों हमारे अल्पांश हैं, इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः A1 के कारण DE1 और A2 के कारण DE2 हो जाएंगी। ऐसे ही A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी AP दिशा में और A2 के कारण A2P दिशा में। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये दूरी R हो जाएगी और बिंदु P को घटकों में वियोजित कर लेता हूँ। तो इसके जो लंबवत घटक होंगे दोस्तों, DA2 ऊपर है तो DA2 साइन थीटा, जो लंबवत घटक हम साइन थीटा लेते हैं और क्षैतिज घटक कोस थीटा लेते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा DE1 है तो ये DE1 साइन थीटा और ये है DE1 कोस थीटा, DE2 कोस थीटा, थीटा 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 ये थीटा। तो दोस्तों इन दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो परिमाण में क्या होता है, समान होता है। और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ये इसके केंद्र से लंबवत दूरी, लंबवत R दूरी जो है बिंदु P है, यानी कि लंबवत OP दिशा में होगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए हम क्या करते हैं कि एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो लंबवत घटक होते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर विपरीत होने के कारण बराबर हैं और परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जबकि जो OP दिशा है उसमें घटक यानी कि जो क्षैतिज घटक है हमारे DE1 कोस थीटा और DE2 कोस थीटा जुड़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा सेम ही हमने देखा था अचालक परत में कि जो लंबवत घटक हैं वो निरस्त हो जाते हैं और जो क्षैतिज घटक होते हैं वो जुड़ जाते हैं और जो परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो OP दिशा में होगी। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस अचालक परत के अंदर एक गाउसीय पृष्ठ की, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं इसके लिए। कि ये कोई मेरी अचालक परत है और इसमें चार्ज कहाँ होगा, बाहर। सॉरी ये चालक परत है तो चार्ज कहाँ है, बाहर। और मैंने एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की रचना की है इसमें। और इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। दोस्तों इसको मैं मान लेता हूँ S1 भाग, यानी वृत्ताकार भाग S1। जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है उसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। ये आपको लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि वृत्ताकार भाग S1 में, दूसरा भाग मैं ले लेता हूँ वक्र भाग S2, और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, E वेक्टर इस दिशा में है, DS वेक्टर भी इस दिशा में होगा।
और जो ये वक्र भाग है इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, सॉरी ई वेक्टर इस दिशा में और ds वेक्टर इस दिशा में। और चूँकि इसमें जो भी चालक परत होती है उसमें जो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित रहता है, यानी कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E = 0। ये S3 भाग हो गया। तो दोस्तों संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की मैं गणना करता हूं, तो इनके कारण अलग अलग जो विद्युत फ्लक्स है उसका सम करके मैं ये निकाल सकता हूं। दोस्तों मैं निकाल सकता हूं बेलनाकार संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फाई कुल है जो किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बेलनाकार इसके तीनों भाग हैं उनके कारण जो अलग अलग फ्लक्स होगा उनके योग के बराबर, यानी कि फाई S1 के कारण, फाई इसके कारण और फाई इसके कारण। यानी मैं लिख सकता हूँ E वेक्टर इंटू ds वेक्टर समाकलन S1 पृष्ठ के लिए, ऐसे ही S2 पृष्ठ के लिए और S3 पृष्ठ के लिए। तो दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं कि S1 वृत्ताकार भाग S1 के लिए, यानी कि वृत्ताकार भाग S1 के लिए आप देख सकते हैं E वेक्टर और ds वेक्टर क्या हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, यानी एक ही दिशा में है। तो थीटा का मान 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि यहाँ से EDS कॉस 0 यानी कि E इंटू ds आ जाएगा। ऐसे ही जो S2 भाग है, तो S2 भाग में क्या होगा दोस्तों, यानी कि वक्राकार भाग S2 के लिए, दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ वक्राकार भाग S2 के लिए क्या हो जाएगा, वक्राकार भाग S2 है, इसमें E परपेंडिकुलर है ds वेक्टर के, यानी कि इनके बीच में एंगल है थीटा = 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान 0, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा S2 EDS कोस 90 डिग्री, यानी कि इसका मान 0, तो ये आ गया मेरे पास 0। और जो थर्ड मेरा भाग है S3, तो दोस्तों ये भाग S3 भाग है जो इस चालक परत के अंदर है। तो चालक परत के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में कि फाई कुल बराबर क्या हो जाएगा, फाई = S1 क्या आया मेरे पास, समाकलन E ds, और चूँकि जो ये भाग होगा S1 इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान, इसलिए E को मैं बाहर लिख सकता हूँ और समाकलन ds प्लस S2 के लिए ये रहा दोस्तों, ये आ जाता है 0। ऐसे ही S3 के लिए जो चालक परत के अंदर भाग है उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या आया, 0। तो दोस्तों मेरे पास आ जाता है ये E
और ds का समाकलन s, यानी फाई बराबर आ जाता है E इंटू एस। तो संपूर्ण बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या आ गया, E इंटू एस। अब दोस्तों हम लगाते हैं गाउस का नियम, और गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो दोस्तों यहाँ हम ले लेते हैं गाउस के नियम से, क्योंकि जो आवेश है वो उसके पृष्ठ पर वितरित है, तो फाई बराबर होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि ये इसमें मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू एस। अब चूँकि जो Q क्या है, परिबद्ध कुल आवेश है, और जो आवेश है वो पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में है, तो Q को लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, Q अपॉन में S, यानी कि Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू एस। तो दोस्तों ये S से S कट जाएगा और मेरे पास E का मान आ जाता है E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अचालक परत या पट्टी का है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाता है। इसको अगर मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। और दोस्तों एन कैप क्या है, तल के अभिलंबवत एकांक सदिश है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है चालक परत के लिए सिग्मा के समानुपाती है, और ये किसी भी तरह से दूरी पे निर्भर नहीं है। तो जैसा हमने अचालक परत के लिए ग्राफ खींचे थे वैसे ही ग्राफ यहाँ आ जाते हैं, यानी कि ई सिग्मा के लिए ग्राफ ई और ये सिग्मा ऐसा ग्राफ आ जाता है। दूरी पे जो अचालक परत है उसकी तीव्रता निर्भर नहीं करती है, यानी दूरी के साथ ये ग्राफ आ जाएगा। ये नियत यानी दूरी के साथ क्या रहती है, नियत रहती है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों आप एक रिलेशन बना सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक परत के कारण और अचालक परत में। वो क्या बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आ रहा है मेरे पास E क्या है, ये चालक, और मेरे पास जो पहले इससे पहले रिलेशन आया था E अचालक के लिए, वो मेरे पास आया था दोस्तों सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन आया था। तो इसको मैं यहाँ से दोनों में संबंध व्यक्त करूँ कि E अचालक के लिए होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और E अचालक के लिए होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ, E अचालक बराबर E अचालक बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान क्या रख सकते हैं, E चालक, यानी 2 गुणा E चालक, यानी कि जब पृष्ठीय आवेश घनत्व इनका मान सेम हो तो E अचालक बराबर 2 गुणा E चालक होता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि अगर केस ऐसा हो जिसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम हो तो जो चालक और अचालक परत है उन दोनों का अनुपात क्या होगा, E अचालक अपन में चालक 2 अनुपात में होगा। तो दोस्तों ये था अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।